नमस्कार, मैं ललित कुमार ठाकुर आप लोग के सामने उपस्थित हूँ कृषि भूगोल की एक नई टॉपिक के साथ। कृषि भूगोल का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार शुरुआत से लेकर वर्तमान तक किस प्रकार कृषि भूगोल या एग्रीकल्चर ज्योग्राफी अस्तित्व में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कृषि भूगोल के विकास के संदर्भ में। कृषि भूगोल का विकास भी अन्य भूगोलों के समान बहुत पुराना है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य युग तक कृषि भूगोल में किसी भी प्रकार का व्यवस्थित अध्ययन नहीं हुआ था, मध्य युग तक। परंतु 18वीं शताब्दी के अंत तक वास्तविक तौर पे कृषि भूगोल के साहित्यों का या विधियों का या फिर कृषि भूगोल के वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन प्रारंभ हुआ। चलिए देखते हैं कि समय के साथ किस प्रकार विभिन्न विद्वान, जिनमें से कुछ अर्थशास्त्री थे, कुछ भूगोलवेत्ता थे या किसी अन्य विषय से संबंधित थे, उन्होंने आखिर किस प्रकार से कृषि भूगोल को आगे बढ़ाने में अपनी सहायता प्रदान की। सबसे पहले देखते हैं आर्थर यंग। 1770 के आसपास एक पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारक थे। इन्होंने सबसे पहले कृषि भूगोल पर एक पुस्तक की रचना की। आर्थर यंग 1770 में जो पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारक थे, उन्होंने सबसे पहले कृषि भूगोल पर एक पुस्तक की रचना करने का प्रयास किया। 1807 के आसपास प्रसिद्ध विद्वान हम्बोल्ट ने क्यूबा एवं दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों का भ्रमण किया और भ्रमण करने के पश्चात क्यूबा एवं दक्षिण अमेरिका के भूमि उपयोग का वर्णन किया। इन्होंने क्यूबा और दक्षिण अमेरिका के भूमि उपयोग का वर्णन करने के लिए इंडक्टिव अप्रोच का प्रयोग किया और साथ ही साथ इन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि क्यूबा में वर्षा की मात्रा घटने का प्रमुख कारण वनाच्छादित क्षेत्रों में कृषि का प्रसार होना। कहने का सीधा सा मतलब है कि वर्षा की मात्रा में कमी हुई है, इसके पीछे कारण है पेड़ों की कटाई करना, और पेड़ों का जो कटाई हुआ है इसके पीछे कारण है चूँकि वहाँ के लोगों ने पेड़ों को कटाई करके कृषि कार्य हेतु प्रयोग या इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया गया। इसी क्रम में लगभग 1826 के आसपास जर्मन विद्वान वान थ्यूएन, इन्होंने आर्थिक अवस्थिति के सिद्धांत का मॉडल बनाया, या इसे दूसरे शब्दों में कृषि अवस्थिति का मॉडल या सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने बताया कि आखिरकार कैसे एक महानगर के समीप विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप उनके चारों ओर उनकी आवश्यकता के अनुसार फैल जाते हैं। इसी वजह से इस मॉडल को आर्थिक अवस्थिति का मॉडल या कृषि अवस्थिति का मॉडल भी कहते हैं। अफसोस की बात यह रही कि वान थ्यून ने 1820 में जब आर्थिक अवस्थिति का सिद्धांत दिया, उसके पश्चात लगभग 100 वर्षों तक कृषि भूगोल से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो पाया, जिसे हम सीधी तौर पे कृषि भूगोल का अंधकार का समय भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी में 1911 के आसपास क्रिजमोस्की ने प्रयास किया कि किस प्रकार कृषि भूगोल को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जाए, और इसी पर जोर देते हुए उन्होंने अपनी एक लेख प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था साइंटिफिक पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। इस लेख के माध्यम से इन्होंने बताया कि विभिन्न विज्ञानों के बीच आखिरकार कृषि भूगोल की स्थिति क्या है और उसका महत्व क्या है, इसका वर्णन करने का प्रयास किया। आगे लगभग 1930 के आसपास टेलर महोदय ने ऑस्ट्रेलिया के कृषि प्रदेशों का वर्णन किया। वहीं 1931 में वाल्केनबर्ग ने एशिया को विभिन्न कृषि प्रदेशों में बांटा। इसके पश्चात 1932 के आसपास जोन्स एवं हिटलसी ने कृषि भूमि उपयोग का वर्गीकरण करने का प्रथम प्रयास किया। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि 1932 में जोन्स और हिटलसी ने
कृषि के बहुत सारे तत्वों को समावेश किया और उसी आधार पर विभिन्न प्रदेशों में किस प्रकार भूमि उपयोग किया जाता है इसका वर्णन करने का प्रयास किया। यह पूर्णतः अनुभव आधारित विधि पर आधारित था। हिटलसी ने आगे चलकर अपनी इस कृषि भूमि उपयोग जो जोन्स एवं हिटलसी दोनों ने सम्मिलित रूप से किया था इस पर संशोधित करते हुए उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया जिसका नाम था मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ, और इन्हों में उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर अपने अनुभव विधि का प्रयोग करते हुए पूरे विश्व को अलग अलग एग्रीकल्चर रीजन या कृषि प्रदेश में विभाजित किया। वैसे देखा जाए तो 1920वीं के प्रारंभिक वर्षों तक विभिन्न विद्वानों के मध्य कृषि भूगोल को लेकर या कृषि के संदर्भ में विशेष अध्ययन करने की धरातलीय स्तर पर रुचि प्रकट हो गई थी, लेकिन अब भी 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अब भी वैज्ञानिक शोध के कृषि भूगोल के संदर्भ में किसी भी प्रकार का साइंटिफिक खोज या किसी भी तरह वैज्ञानिक शोध नहीं किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य हुई थी। इस दौरान पूरे विश्व जब प्रथम विश्व युद्ध पर केंद्रित था, विश्व युद्ध खत्म होने के पश्चात लोगों के पास भोजन की संकट की सबसे बड़ी समस्या हो गई, और इस समस्या के बाद उनका ध्यान गया कि किस प्रकार भूमि का समुचित उपयोग किया जाए और खाद्यान्न का उत्पादन किया जाए। वही 1920 के दशक में विश्वव्यापी वित्तीय संकट महान मंदी का दौर आया। चूँकि महान मंदी का दौर आया जो कि फाइनेंस से संबंधित था, वित्तीय संकट था विश्व के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया, विश्व ने सोचा कि क्यों ना हम कृषि को कमर्शियल कर दिया जाए या फिर उसे व्यापारिक उद्देश्य से कृषि कार्य को किया जाए। इससे पूर्व तक, प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व तक जो कृषि कार्य था वो सिर्फ निर्वाह की दृष्टि से, जीवन निर्वाह की दृष्टि से किया जाता था। लेकिन जैसे ही हमारे पास वर्ल्ड लेवल पर फाइनेंशियल मंदी आया, महान संकट आया, हमने विश्व के विभिन्न विद्वानों ने एग्रीकल्चर या फिर कृषि को कमर्शलाइजेशन या वाणिज्यीकरण करने के लिए ध्यान आकर्षित किया। वही द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 के मध्य हुआ था, इसके पश्चात पूरे विश्व में खाद्य का संकट गहराने लगा। इसके फलस्वरूप कृषि का अध्ययन, भूमि का उपयोग एवं भौतिक सामाजिक दशाओं के संदर्भ में अब भूमि को या कृषि को देखना प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम स्टैम्प महोदय द्वारा किया गया था, डडले स्टैम्प महोदय द्वारा किया गया था। इन्होंने ब्रिटेन की भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। 19वीं शताब्दी में 1945 के बाद डडले स्टैम्प ने पूरे ब्रिटेन के भूमि का सर्वेक्षण किया, और सर्वेक्षण करने के पश्चात उन्होंने अपनी किताब लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिस यूज प्रकाशित किया। और इस किताब जो कि ब्रिटेन का सर्वेक्षण था, इसमें ब्रिटेन के प्रत्येक एकड़ ज़मीन के संदर्भ में जानकारी थी। और इसी विधि का प्रयोग करते हुए या फिर डडले स्टैम्प के मार्गदर्शन में 1956 में सफ़ी ने भारत का अध्ययन किया, और उन्होंने अपना बुक सामने रखा जिसका नाम था लैंड यूटिलाइजेशन इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। सफ़ी 1956 में डडले स्टैम्प के ही मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का अध्ययन किया और वहाँ के भूमि का वर्गीकरण किया। आगे चलते 1940 के दशक में भूगोलवेताओं को प्रादेशिक भूगोल, कृषि के सीमाओं का निर्धारण, बदलते हुए संस्थागत कारक, अवसंरचना, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक प्रतिरूपों के संदर्भ में कृषि व्यवस्थाओं के वितरण में व्यापक कार्य किए।
इस काल में 1940 के दशक में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था जो 1954 में वीवर महोदय ने किया था। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि क्रियाओं का अध्ययन किया और तत्पश्चात उन्होंने सस्य संयोजन प्रदेश के सीमांकन यानी कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग धरातलीय व्यवस्था में फसलों का किस प्रकार का प्रतिरूप है या फिर अलग अलग धरातल पर किस प्रकार से अलग अलग फसलें बोई या उगाई जाती है, इसका सीमांकन करने के लिए न्यूनतम विचलन विधि का प्रयोग किया, लिस्ट डेविएशन मॉडल का प्रयोग किया, जो भारत के साथ साथ विश्व के बहुत सारे देशों ने इस विधि को उपयुक्त मानते हुए इन्होंने अपने भी देश में प्रयोग में लाया। 1950 के पश्चात भूगोल का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ हो चुका था, जिसमें विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण किया गया। उनके कृषि भूगोल के विषय सामग्री या विषय क्षेत्र के बारे में बात किया गया। साथ ही साथ कृषि भूगोल के अध्ययन के लिए बहुत सारे अप्रोचेस या फिर उपागमों का निर्माण किया गया। 1966 के आसपास हार्वे महोदय ने 1966 के आसपास हार्वे महोदय ने 1966 के आसपास कृषि भूमि उपयोग संबंधी मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने मानवीय पक्ष को भी इसमें समाहित किया। वहीं कुस्त्रोविकी ने कृषि प्रकारिकी एग्रीकल्चर टोपोलॉजी के संदर्भ में बात किया। वहीं 1964 से 71 के दौरान कोपाक महोदय ने इंग्लैंड तथा वेल्स प्रदेश का अध्ययन किया और इन्होंने अपनी 2 लेख प्रकाशित किया। पहला था एग्रीकल्चर एटलस ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स और 1971 में उन्होंने अन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का प्रकाशन किया। इसमें इंग्लैंड तथा वेल्स प्रदेश के कृषि संबंधी विशेषताओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया। 1959 के आसपास इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स द्वारा सबसे पहले बार कृषि संबंधी एटलस का निर्माण किया गया। या सीधी तौर पे बात करूं तो 1969 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा सबसे पहली बार विश्व स्तर पर एक कृषि संबंधित मानचित्र का निर्माण किया, जो कि कृषि भूगोल के अध्ययन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। 1964 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन IGU ने कृषि प्रकारिकी एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी के संदर्भ में आयोग का गठन किया और उन्हें विश्व को विभिन्न कृषि प्रकारिकी में बांटने का हिदायत दिया। 1964 में कुस्त्रोविकी ने अपनी प्रसिद्ध निबंध एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड को प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग कृषि के आधार पर विभाजित किया था। वहीं 1969 में ग्रीक महोदय ने एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ वर्ल्ड अन इवोल्यूशनरी अप्रोच प्रकाशित किया, जिसमें हिटलसी द्वारा किए गए विश्व कृषि वर्गीकरण का अनुसरण करते हुए उन्होंने पूरे विश्व को अलग अलग व्यवस्था में विभाजित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1970 के आसपास साइमंस ने एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पर सबसे पहली किताब लिखी। साइमंस ने एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के ऊपर सबसे पहली किताब लिखी तथा मॉर्गन एवं मुंटन ने भी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी नाम से किताब प्रकाशित किया। जसबीर सिंह ढिल्लो ने 1984 तथा माजिद हुसैन ने 1994 में स्कूल स्तर पर एग्रीकल्चर से संबंधित पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया तथा विभिन्न प्रकार के भौगोलिक उपागमों का अध्ययन किया। 1968 में हेंसल महोदय ने
कृषि भूगोल के अध्ययन के लिए निम्न संदर्भों की बात की, जिसमें सबसे पहला है वस्तुगत उपागम के संदर्भ में। दूसरा, उन्होंने निश्चयवादी दृष्टिकोण से हटकर संभववादी या व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया। वहीं प्रतिदर्शी अध्ययन उपागम का अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया। दूसरा अगला सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया। और अंत में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अंतरानुशासिक उपागम का भी प्रयोग किया। इस प्रकार यदि देखा जाए तो कृषि भूगोल मध्यकाल तक किसी भी प्रकार का, कृषि भूगोल के संदर्भ में मध्यकाल तक किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हुआ था, परंतु 20वीं शताब्दी में यह लगभग 1960 के पश्चात साइंटिफिक स्टडी की ओर आगे बढ़ने लगा, जिसमें बहुत सारे विद्वानों जिनके नाम मैंने बताए हैं उन्होंने अपनी अपनी भूमिका निभाई। हेंसल महोदय ने बहुत सारे अप्रोचेस के बारे में बात किया था, बहुत सारे उपागमों के बारे में बात किया था। इसके संदर्भ में हम अपना अगला टॉपिक कृषि भूगोल के उपागम के अध्ययन में बात करेंगे। थैंक यू।